Friends, welcome to our channel Maths Wala Suraj Mato, and today we have about the third lecture of units and measurement. In the last lecture we have studied about how to find dimension and all that. We start with the topic dimensionless quantity. So basically what is dimensionless quantity? So first we see the definition. As the definition suggests, any quantity having dimension as L0, M0 and T0. अगर हम लोग इसको मतलब समझे तो क्या होगा, कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसका मतलब कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, वरना तो लेंथ मास टाइम किस पे भी वो डिपेंड नहीं करते हैं, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अभी मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग को दिया है यहाँ पे, क्या दिया, रिलेटिव डेंसिटी। अभी रिलेटिव डेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम लोग डायमेंशन लिखेंगे तो पहले तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, M1 L⁻³ एंड T⁻0। वहीं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस देखेंगे तो उसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, L1 M⁻³ एंड T⁻0। तो जैसा कि दोनों यहाँ पे डायमेंशन सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो हम लोग को बचेगा वहाँ पे क्वांटिटी वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि उसका डायमेंशन जो है वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ तो वो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L⁻⁻⁴ M⁻⁻⁴ एंड T⁻²। वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है, एक काइंड का फोर्स ही है, आप लोग फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ोगे। तो उसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, L⁻⁻ M⁻⁻⁴ और T⁻²। तो यहाँ पे जो दोनों डायमेंशन है दोनों का रेशो सेम डायमेंशन का रेशो है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका कुछ डायमेंशन बचेगा ही नहीं, और डायमेंशन बचेगा ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ऐसे ही आगे आके आप लोग बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी पढ़ोगे, जो अभी फ़िलहाल मैंने दो ही बताया, और भी बहुत सारे क्वांटिटी होते हैं जो कि डायमेंशनलेस होते हैं। तो हम लोग आगे का पढ़ाई करें उससे पहले हम लोग को एक प्रिंसिपल पढ़ना होगा जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर हम लोग इसको सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। मतलब कुछ भी इक्वेशन वगैरह कुछ भी रहेगा तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन रहेगा वो हमेशा राइट हैंड साइड का इक्वल होना चाहिए। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे प्रिंसिपल का तो वो क्या हो जाएगा, इट मीन्स दैट द टर्म कंटेनिंग सेम डायमेंशन ओनली कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, कंपेयर और इक्वेटेड। तो इसका ऐसा कहना है कि जो भी टर्म होगा अगर उसका सेम डायमेंशन है तो ही हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इक्वेट कर सकते हैं। अगर डायमेंशन अलग अलग हो जाएगा तो हम लोग नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ लेंथ में अगर मास ऐड करने, तो पॉसिबल है क्या, नहीं होगा। कैसे हम लोग लेंथ में मास ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए जो हम लोग को ऐड करने के लिए जो होना चाहिए ना, वो डायमेंशन सेम होना चाहिए दोनों टर्म के, तभी हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर और इक्वेट कर पाएंगे। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो फ्रेंड्स हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का न्यू टॉपिक है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मतलब हम लोगों ने जो भी अभी तक डायमेंशन सीखा है निकालना, उसको हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। अगर इसको हम लोग एक और भाषा में तो बोलें तो क्या हो जाएगा, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन हम लोग को करेक्ट दिया है या फिर नहीं, वो हम लोग डायमेंशन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है उसका जो पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, उसके मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हम लोग जो इक्वेशन का करेक्टनेस करने के लिए हम लोगों ने अभी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है ना, उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या पढ़ा है हम लोग ने, जब तक कोई भी मतलब इक्वेशन में मतलब कुछ भी अगर टर्म्स है, अगर उनका डायमेंशन सेम नहीं है तो हम लोग उनको ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इक्वेट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं जैसे अगर यहाँ पे जो पहला इक्वेशन ले रहा हूँ वो मैं लेता हूँ हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो v = u + at। तो अभी हम लोग को इसको वेरीफाई करना है कि ये जो हम लोग को इक्वेशन दिया है वो करेक्ट है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। मतलब जो डायमेंशन v का है और u का और at का, मतलब ये तीनों का जो डायमेंशन है वो सेम आएगा, तो मतलब इक्वेशन हमारा वेरीफाई होगा। तो v मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं डायमेंशन लिखूँ, डायमेंशन ऑफ LHS, उसमें v का लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m⁻⁴, क्योंकि मास का कोई टर्म नहीं है, L⁻⁴ क्योंकि मीटर है, और T⁻⁻⁴ क्योंकि सेकेंड नीचे है। तो हम लोग को क्या मिला, डायमेंशन हम लोग को v का मिला। अभी u का चाहिए, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो डायमेंशन ऑफ RHS, उसमें अभी क्या मैं u का लिख रहा हूँ, u का भी सेम हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा m0 L1 T-1। तो हम लोग को किसका डायमेंशन मिला, u का। अब हम लोग को at का साथ में चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ
RHS, उसमें हम लोग किसका ले रहे हैं, ए और टी का। ए क्या होता है, एक्सीलरेशन। अभी एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए इंटू टी दिया है हम लोग को, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक और सेकेंड, तो ये सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसका भी क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी डायमेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, m0 L1 T-1। तो अगर आप लोग हम ये देखोगे यहाँ पे तीनों का डायमेंशन v का, u का और t का, at का, तो क्या है, m0 L1 T-1, और ये तीनों सेम है। क्योंकि ये तीनों सेम है तो इसलिए जो हम लोग को v इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया है इक्वेशन, ये वेरीफाइड है, मतलब ये करेक्ट इक्वेशन है, इज़ वेरीफाइड। समझा आपको। अभी मैं एक और इक्वेशन तो आपको अच्छे से समझेगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें भी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी v क्या होता है, वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और ये स्क्वायर दिया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, L/2 m/0 T/-2। तो ये हम लोग को किसका डायमेंशन मिला, वी स्क्वायर का। अभी डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ये L/2 m/0 T/-2। अभी हम लोग डायमेंशन ऑफ as निकालेंगे, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ मतलब ही नहीं है, तो a और s, तो a और s का क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। तो इसका अगर हम लोग डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L2 m0 T/-2। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो ये डायमेंशन, ये और ये जो तीनों आ रहा है वो हम लोग को कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब जो हम लोग को इक्वेशन दिया है वो वेरीफाइड है, मतलब करेक्ट इक्वेशन दिया है हम लोग को, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और यही तो हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन है ना। अगर अभी तो मैंने 2 ऐसे एग्जांपल लिए जिसमें हम लोग का वेरीफाइड था, अभी मैं एक थोड़ा अलग एग्जांपल लेता हूँ तो उससे आपको अच्छे से समझेगा। तो जैसे मैं लेता हूँ s इक्वल टू AT प्लस UT², ऐसा कुछ लिया मैंने। अब ये राइट है कि रॉन्ग है वो हम लोग को नहीं पता, हम लोग डायमेंशन से पता करने वाले ये राइट है या नहीं। s मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो डायमेंशन ऑफ s यहाँ पे क्या हो जाएगा, L/1 m/0 T/-0। अभी a इंटू टी, एक्सीलेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम सेकेंड, तो 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ AT निकालेंगे तो क्या आएगा, L/1 m/0 T/-1। अगर UT स्क्वायर का निकालेंगे, u क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, टाइम स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन अब हम लोग को UT स्क्वायर कितना मिलेगा यहाँ पे, वो मिलेगा L/1 m/0 T/-2। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो डायमेंशन ऑफ s है और AT और UT स्क्वायर, ये तीनों अलग अलग आ रहे हैं, और क्योंकि ये तीनों अलग अलग है तो ये जो इक्वेशन हम लोग को दिया है वो करेक्ट नहीं है, प्लस UT स्क्वायर, ये जो इक्वेशन इज़ नॉट करेक्ट। करेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि जो सभी टर्म के डायमेंशन है वो सेम नहीं आ रहे, क्योंकि इसका जो करेक्ट इक्वेशन होता है वो होता है s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। इसको आप लोग घर पे एज अ होमवर्क वेरीफाई कर सकते हो, आपको ये करेक्ट मिलेगा। आई होप आपको समझा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो पहला एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस था वो पढ़ा। अभी जो यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है वो है टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन, मतलब हम लोग कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में फिजिकल रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो हम लोग जो सेकंड जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टू डिराइव द फिजिकल रिलेशन, तो हम लोग कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी, 2 या उससे ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कैसे हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ डायमेंशन की हेल्प से। तो जब अभी आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन देखा तो मैं अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सॉल्यूशन ऐसा है, पहले मैं टाइम पीरियड को t से डिनोट कर रहा हूँ, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से डिनोट करूँगा, और क्या बोलते हैं लेंथ को l से, और मास को m से। तो मैं ऐसा मतलब अज्यूम कर रहा हूँ ना कि जो टाइम पीरियड है ना g पे a से डिपेंड हो रहा है, a से मतलब एक ही जगह 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और l पे b से डिपेंड कर रहा है b के पावर से, और m पे
सी के पावर से डिपेंड कर रहा है, ऐसा मैं ज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो अगर मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी मैं सबको अगर साथ में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी रेस टू ए एल रेस टू बी एम रेस टू सी। अगर मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो मुझे कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो एक कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे के डाल रहा हूँ, के जी रेस टू ए एल रेस टू बी और एम रेस टू सी। तो ये जो के क्या है यहाँ पे, के यहाँ पे है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हम लोगों ने ये लिख लिया, ये हम लोग को रिलेशन मिला है। अभी ए बी सी हम लोग को फाइंड करना है, तो ए बी सी फाइंड करने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज करेंगे। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या पढ़ा था कि जो डायमेंशन लेफ्ट साइड का होगा सेम डायमेंशन राइट का होना चाहिए, तो उसको यूज करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है पर सेकेंड। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। तो सॉरी, टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है सेकेंड होता है कि ना, तो टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पर सेकेंड होता है। तो इसका डायमेंशन जो हो जाएगा, पर सेकेंड मतलब क्या है, 1/सेकेंड। तो इसका अगर हम लोग डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल रेस टू जीरो एम रेस टू जीरो टी रेस टू -1। ये हम लोग ने किसका डायमेंशन लिखा, टाइम पीरियड का। अभी के तो कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। अभी जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल रेस टू 1 एम रेस टू जीरो टी रेस टू -2 और ये रेस टू पावर क्या है, ए। और यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ तो मीटर होता है हम लोग को पता है। तो क्या है, L1 M0 T0 और ये रेस टू पावर बी हो जाएगा। और यहाँ पे m जो है मास, तो मास तो kg हो जाएगा, वो भी हम लोग को पता है। तो L0 M1 और T0 रेस टू सी हो जाएगा। तो ये हम लोग को पहला रिलेशन मिला। अभी मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो लेफ्ट साइड में तो वैसे का वैसे ही रहेगा, L0 M0 T-1 और के टाइम्स। अभी हम लोग यहाँ पे ना लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करने वाले हैं। आप लोगों ने एक लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा होगा कि ए रेस टू एन रहता है ना, तो हम लोग यहाँ पे एम और एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए रेस टू एम इंटू एन हो जाता है। तो वही यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल रेस टू 1 इंटू ए, तो एल रेस टू ए हो जाएगा और एम तो 0 हो गया और टी रेस टू -2a हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेम एल रेस टू बी हो जाएगा और यहाँ पे एम रेस टू सी हो जाएगा, बाकी का तो 0 हो गया। अभी लॉ ऑफ इंडाइसिस में एक और लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, ये क्या होता है, ए रेस टू एम प्लस एन। तो उसको ही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो एल एच एस का ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, एल रेस टू 0 एम रेस टू 0 टी रेस टू -1 और यहाँ पे के टाइम्स ऑफ, अभी एल के जो भी पावर है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो एल रेस टू क्या है, ए और बी, तो क्या एल रेस टू हो जाएगा ए प्लस बी। अभी एम का तो एक ही टर्म है, तो एम रेस टू सी और टी का भी एक ही टर्म है, तो रेस टू -2 है। अभी हम लोग जो डायमेंशन है ना, उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से मैं दोनों को कंपेयर करूँगा। तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिलेगा, ए प्लस बी, यहाँ पे एल का पावर क्या है 0, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0। फिर जो मिलेगा सी इक्वल टू 0 और -2a इक्वल टू -1। अभी माइनस माइनस कैंसिल, ए उधर गया 2 तो क्या हो जाएगा 1/2। ए हम लोग को 1/2 मिला। अभी यहाँ पे एक ही जगह अगर हम 1/2 डाल देंगे तो हम लोग को बी मिल जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा, -1/2। तो हम लोग को ए का पावर क्या मिला 1/2, बी का मिला -1/2 और सी मिला 0। तो हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाया था ना यहाँ पे, ये क्या था हमारा, इसको मैं भी रफ कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जी रेस टू 1/2 एल रेस टू -1/2, सॉरी एल का पावर क्या है ए है ना, तो एल रेस टू 1/2 हो जाएगा, जी रेस टू -1/2 और एम रेस टू 0। मतलब जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो टी क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ, अगर हम लोग 1/2 को रूट में लिख सकते हैं क्योंकि ए रेस टू 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट ए होता है। तो क्या है, के इक्वल टू के टाइम्स ऑफ रूट ऑफ L/G। अभी ये जो के का वैल्यू है ना, ये हम लोग जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं लैब में तो हम लोग को के का वैल्यू मिलता है 2π। तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है टी इक्वल टू 2π रूट ऑफ L/G। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन की हेल्प से कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आई होप आपको समझा।
तो आई होप आपको जो पिछला मैंने रिलेशन डिराइव किया था वो समझा। अभी हम लोग एक और मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझेगा। तो क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा कुछ बोला है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा बोला, डिपेंड ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो मास और वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है, इतना हम लोग को दिया है। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि मास पे रेज़ टू पावर ए डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे रेज़ टू पावर बी डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग को अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो हम लोग को यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनैलिटी के क्या हो जाएगा, के इक्वल टू कुछ भी, मतलब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट समझिए, मैं यहाँ पे अल्फ़ा ले ले रहा हूँ। तो के क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टाइम्स ऑफ एम रेज़ टू ए और बी रेज़ टू बी। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी, अभी एनर्जी का जो डायमेंशन है और वर्क का डायमेंशन है वो सेम होता है। आप लोग आगे जाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ोगे कि वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशन है वो सेम होता है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालने के लिए वर्क का डायमेंशन निकालेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास का केजी, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो डायमेंशन हो जाएगा एल का पावर एम इंटू एम, एल रेज़ टू 2 हो जाएगा। मास का पावर के जी सिर्फ 1 है और टाइम का रेज़ टू -2। तो ये हम लोग को डायमेंशन किसका मिला, के का डायमेंशन मिला। अब यहाँ पे अल्फ़ा, और अगर अल्फ़ा में आपको प्रोपोर्शनलिटी में कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बीटा ले ले रहा हूँ। तो बीटा को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स ऑफ, अभी मास का जो डायमेंशन है वो तो हम लोग को पता है, क्या हो जाएगा L0 m1 T0 रेज़ टू ए। और v क्या है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L1 m0 T रेज़ टू -1 रेज़ टू c। तो अभी इसको LHS को तो हम लोग सेम ऐसे ही रखेंगे, L रेज़ टू 2 m रेज़ टू 1 T रेज़ टू -2। और ये क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स ऑफ लॉ ऑफ इंडाइसिस मैंने अभी आपको बताया था ना, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, m रेज़ टू a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L रेज़ टू c और T रेज़ टू यहाँ पे b लिया था ना मैंने, तो क्या हो जाएगा L रेज़ टू b और T रेज़ टू -b। अभी अगर हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ करके सबको साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स ऑफ m रेज़ टू a, L रेज़ टू b, T रेज़ टू -b। तो अगर हम लोग LHS और RHS दोनों के जो डायमेंशन है उसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग को A और B का वैल्यू मिल जाएगा। तो कंपेयर करने के बाद हम लोग को यहाँ पे दोनों में LHS और RHS में क्या मिलेगा, बाय कंपेयरिंग A का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2, और यहाँ पे A हमारा मैं गलत कंपेयर कर रहा था। हम लोग को L को, और यहाँ पे मैंने MLT के फॉर्म में लिख दिया ना, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो क्या आ जाएगा, L रेज़ टू B, M रेज़ टू A, T रेज़ टू -b। तो हम लोग को जो B का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे कंपेयर करने B का वैल्यू 2 मिलेगा और A का वैल्यू मिलेगा 1। अगर दोनों में से किससे भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो हम लोग का रिलेशन क्या था, K इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ M रेज़ टू 1 और V रेज़ टू 2। तो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स ऑफ mv²। और ये बीटा है, इसको अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा अगर फाउंड करते हैं तो इसका आंसर हम लोग को मिलता है हाफ। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, हाफ mv²। आई होप आपको समझा। अभी आप लोग सेम पोटेंशियल एनर्जी के लिए कर सकते हो। ऐसा हम लोग को क्वेश्चन में एक दे रहा हूँ, आप लोग एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा बोला है, पोटेंशियल एनर्जी मास और पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, और हाइट ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। और हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए आप लोग से वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी का आपको डायमेंशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। और आई होप आपको मैंने जो भी पढ़ाया आज वो समझा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। और अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे मतलब DM कर मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने हमारे चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई होप यू हैव एंजॉय द लेक्चर।